जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसका PSW भी होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी कोर्स में हो, मास्टर्स, बैचलर, PhD और MBBS के कोर्स में भी हैं, तब भी आप इस स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं। आपकी ट्यूशन फीस कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है और आपको जो है ये सब बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं ऑन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा मज़ीद जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो आपको टिकट मिल जाती है जब आप जा रहे होते हैं। वीज़ा का प्रोसेस तमाम उनकी तरफ से होता है और वापस आने की टिकट भी आपको उनकी तरफ से मिलती है। अगर आप एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, 2 दफ़ा इसको पास नहीं कर पाते, 3 दफ़ा भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप कुछ ऐसी स्कॉलरशिप बताएं जो MBBS के प्रोग्राम के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज के अंदर भी हो, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, टाइप A और टाइप B। टाइप A में आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं और टाइप B में आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको हेड का टेस्ट देना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा मिल जाती हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा मिल जाता है, वेयरएज़ एम्बेसी ट्रैक के अंदर लिमिटेड थोड़ी सीट हो सकती हैं। तो जी सर, ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है और उनको स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड में मेंशन करना भूल गया था कि आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। मोर ओवर देखा जाए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन उस तरह से नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते, आपने पाकिस्तान वापस आना है, कोई इस तरह का इशू नहीं होता, आप पाकिस्तान वापस भी इजीली आ सकते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान। आपको वेलकम करते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। आज मेरे साथ मौजूद है आलिया सत्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में ऐसी टॉप स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट IELTS और बगैर किसी एप्लीकेशन फीस के। बहुत से स्टूडेंट्स हर साल पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं इन स्कॉलरशिप्स के थ्रू और अब्रॉड में बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं और इन स्कॉलरशिप्स का एक्सेप्टेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मजीद इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसके अलावा हम सर अशर से पूछेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि वो इस स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। तो जी सर, हमें बताएं कि इन स्कॉलरशिप्स की लिस्ट में सबसे पहले कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जी मिस, हमने अपने व्यूअर्स को बताते चलेंगे इस लिस्ट में सबसे पहले हमने ऐड की है टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा एक तो पॉपुलर भी है क्योंकि पाकिस्तान से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप में और इसको विन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये स्कॉलरशिप टर्की की तरफ से ऑफर की जाती है, इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें टर्की की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐड हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टर्की की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताते चलूँ कि ये स्कॉलरशिप्स हर साल 5000 प्लस ऑफ़र की जाती हैं टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप बैचलर्स के प्रोग्राम में जा सकते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम में जा सकते हैं। मोर ओवर PhD और रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ और वैराइटीज़ होती है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड कुछ फील्ड्स आ जाती हैं, रिसर्च आ जाती है, तो कुछ इस तरह की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टर्की एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है क्योंकि एक तो इसमें 99% मुस्लिम रहते हैं, तो आपको एक तो हलाल फूड की इशू नहीं होता। पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस बहुत बेहतर हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है। 2012 के अंदर इन्होंने ये जो स्कॉलरशिप है इसको स्टार्ट किया था, अनाउंस किया था। उसके बाद से सो फार हर साल डबल दी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं और स्कॉलरशिप को गेन करते हैं। लास्ट ईयर 2023 के अंदर 1,65,000 प्लस स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप को गेन किया। तो आप इमेजिन करें कितनी ज़्यादा, एक तो स्टूडेंट्स की रेशो कितनी ज़्यादा, एक्सेप्टेंस की भी, और अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मिस इस स्कॉलरशिप के अंदर आप अगर बैचलर्स में जाएंगे तो 3500 तुर्किश लिरा आपको मंथली मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पे। आपकी अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री हो जाती है, आपको 2 टाइम का खाना भी वहाँ से मिलता है। तो बिल्कुल जो आपके स्टाइपेंड की अमाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप समझ लें कि आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता, वो एक्स्ट्रा आपको मिलता है खर्चा करने के लिए। आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो 5000 टर्किश लिरा है, और अगर इसी तरह आप PhD के प्रोग्राम में जाते हैं, रिसर्च बेस जाते हैं तो 6500 टर्किश लिरा है। लिरा को अगर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो अराउंड 8 या 9 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह जो आपको बैचलर्स में मंथली स्टाइपेंड मिलता है तो वो 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी तरह जो मास्टर्स के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है वो अराउंड पाकिस्तानी 40,000 के इक्विवेलेंट होता है, जो कि वहाँ पे एक्सपेंस के लिए आपके लिए इनफ होता है क्योंकि ऑलरेडी आपके बाकी सारे खर्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बेयर हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा जो PhD के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है वो भी पाकिस्तानी के हिसाब से देखें तो 50,000 प्लस आपको
PKR मंथली जो है उसमें मिलते हैं। अच्छा सर, आपने हमें बेनिफिट्स तो बता दिए, अब ये भी बता दें कि इसमें अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली मिल जाएगा, इतना ज़्यादा कोई टफ इनका वो प्रोसेस नहीं होता, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट आती है वो मार्क्स की आती है, आपकी 70% मार्क्स रिक्वायर होते हैं आपको बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह मास्टर्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 75% मार्क्स आपके बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मोरओवर अगर PhD के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी यही सेम रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर कोर्सेज की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो आप मेडिसिन, सर्जरी, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री में भी जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप कुछ ऐसी स्कॉलरशिप बताएं जो MBBS के प्रोग्राम के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज के अंदर भी हो, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट बेसिक है मार्क्स की, वो 90% होती है। इसके अलावा मज़ीद जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो आपको टिकट मिल जाती है जब आप जा रहे होते हैं, वीज़ा का प्रोसेस तमाम उनकी तरफ से होता है और वापस आने की टिकट भी आपको उनकी तरफ से मिलती है। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड करती हैं। मोरओवर आई थिंक जो रिक्वायरमेंट जिस तरह आपने पूछा उसमें आपकी एज की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए। मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 ईयर्स होनी चाहिए। इस तरह PhD के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो 35 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए, फिर आप जो है इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज एक्सीड कर जाती है तो आप उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया सेट है उसके हिसाब से आप इसको नहीं मीट कर सकते और फिर आप एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि इसके अंदर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो आप चूज़ कर रहे हैं। बैचलर्स के कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम मोस्टली होता है, बट मास्टर्स के अंदर आपका ज़्यादातर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी सर, आपने बेनिफिट्स भी बता दिए, रिक्वायरमेंट्स भी बता दिए, अब स्टूडेंट्स को ये भी बता दें कि टाइमलाइंस क्या होती हैं और डेडलाइंस क्या होती हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो जी मिस, इसकी जो टाइमलाइन है सबसे पहले डेडलाइन आपको बता दूं कि 10 जनवरी से ही ओपन होती है और इसकी विंडो 15 फेब में हर साल तकरीबन ओपन हो रही होती है, जिसके अंदर आपने अप्लाई करना होता है। इनकेस अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी आप अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप लेटर जिसको कहते हैं उसके बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के अंदर। एज फार एज द टाइमलाइन इज़ कंसर्न, तो आपने जनवरी से फरवरी तक प्रोसेस अपना स्टार्ट किया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद अप्रैल में जाकर आपको बेसिक इवैल्यूएशन जो उनकी होती है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्राज अप्लाई कर देते हैं बिला वजह, उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते, तो कई ऐसे स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर देते हैं जिनको वो एक्चुअली रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो कोई फेक डॉक्यूमेंट अटैच कर देगा या कोई फेक जो है अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच कर लेगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इतना ईजी होता है, क्योंकि एक प्रॉपर इवैल्यूएशन टीम होती है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखना होता है सारी चीज़ों को, फिर जाके वो एवेल्युएट करते हैं और एक आप समझ लें कि हाई मेरिट होता है, तभी फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इस वजह से जो आपका अप्रैल का टाइम होता है, मार्च अप्रैल का, उसके अंदर आपकी स्पेसिफिकली जो इवैल्यूएशन होती है बेसिक वो क्लियर हो जाती है। एक राउंड सपोज करें आपका क्लियर हो गया, जब आपका वो राउंड क्लियर हो जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से या उनकी ईमेल आ जाती है बुर्सलारी की भी कि आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया। उसके बाद जून से जुलाई तक आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स होते हैं और आपकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। यानी कि आपको पहले बुर्सलारी सेलेक्ट कर लेती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का पार्ट आ जाता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कोर्स आप जिसमें भी जा रहे हैं। तो उसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा वो फिर नेक्स्ट इवैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट इवैल्यूएशन यूनिवर्सिटी ने कर दी, फिर उसके बाद आपको एक फ़ाइनल बताएंगे कि आपकी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई। तो मिस, ये जो इनकी फ़ाइनल अनाउंसमेंट होती है ये मोस्टली अगस्त के महीने के अंदर आपको पता चल जाता है, मिड ऑफ अगस्त भी पता चल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत जल्दी आपकी वैल्यूएशन कर देती हैं। ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है तो फिर उनको वैल्यूएशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। सेलेक्ट करने में ऑब्वियसली उन्होंने क्राइटेरिया देखना होता है, कोटा देखना होता है कि इस कंट्री से हमने कितने स्टूडेंट्स को जो है लेके आने स्पेसिफिकली हर साल। तो ये चीज़ करते करते आपका जो प्रोसेस है वो अगस्त तक चलता है। अगस्त में आपको फाइनल पता चल जाता है, आप अपना वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और सितंबर के अंदर जाकर आपकी क्लासेस होती हैं, आपने सितंबर में वहाँ पहुँचना होता है। जी सर, जिस तरह आपने टेस्ट का जिक्र किया तो हमारे स्टूडेंट्स को बता दें कि टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा हमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दें कि किस तरह स्टूडेंट्स अपना एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ा सकते हैं। जी मिस, इसका जो टेस्ट है वो जैसे कि मैंने आपको बताया बैचलर्स के अंदर ज़्यादा होता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जिसमें आपको 60 मिनट्स देते हैं। ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स, ज्योमेट्री और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और आपने उसका ऑफ कोर्स विन करने के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। 50 अबव ही लेंगे तो फिर ही कुछ चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो आप कह रही हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स अगर बताएं हमारे स्टूडेंट्स को, तो टिप्स यही हैं कि अगर आपने प्रीवियसली कुछ इस तरह का एग्ज़ाम दिया हुआ है, हैट का, यूसैट का या सैट भी देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर रहे होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
अगर आपने वो दिया ज़रूर उसको ऐड करें, उससे आपको एक्सेप्टेंस रेशो बढ़ेगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल को ज़रूर इम्प्रूव करें, इंग्लिश अच्छी बोलें। इंग्लिश जितनी अच्छी आपकी होगी उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा ऑफ कोर्स, और आपको फिर जो है ना उस तरह से वो कंसिडर करेंगे कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है। मोर ओवर देखें तो इसके अंदर आई थिंक लैंग्वेज, जैसे कि मैंने इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत सारे मेरे दोस्त और जानने वाले भी स्कॉलरशिप पे गए हैं, तो मैंने जो क्लोजली ऑब्जर्व किया वो ये था कि वो लैंग्वेज का उन्होंने बड़ा जो है फोकस किया उसको। अगर आप अप्लाई करते टाइम ही लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, अगर सीरियसली इसको लें, तो तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप लैंग्वेज सीख लेंगे, उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेंगे, तो वो आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। मोर ओवर जैसे कि मास्टर्स में स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उनका फील्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका फील्ड रेलिवेंट बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। लास्टली मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो है मार्क्स और आपके अचीवमेंट का। जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, जो आपके पास अचीवमेंट है, अगर सर्टिफिकेशन है, वॉलंटियर वर्क आपने किया हुआ है, स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, उस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें। दैट वुड रियली वर्क फॉर यू, और आपके चांसेस जो है स्कॉलरशिप के बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पहली स्कॉलरशिप, तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। इसी तरह जो हमारी अगली स्कॉलरशिप है वो है CSE स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी आप विदाउट आइल्स और विदाउट एनी एप्लीकेशन फी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू बैचलर्स आपके पास यहाँ पे मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसमें आपके पास 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, टाइप A और टाइप B। टाइप A में आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं और टाइप B में आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको हेड का टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी बेस पे आपका मेरिट बनता है और आपकी सिलेक्शन होती है इस स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट, आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। चाइना की 273 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CSE स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनान यूनिवर्सिटी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। और स्टूडेंट्स, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है। बैचलर्स में जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 2500 RNB है। इसके अलावा जो मास्टर्स में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है वो 3000 RNB है, और PhD में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3500 RNB तक का स्टाइपेंड दिया जाता है। अच्छा मिस, इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया कि एम्बेसी का ट्रैक होता है और एक यूनिवर्सिटी का ट्रैक होता है, तो आप क्या प्रेफर करती हैं स्टूडेंट्स को कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं या एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जा रहे होते हैं? क्योंकि जो मेरी इसमें पर्सनल रिसर्च है वो यही है कि मोस्टली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज़ करते हैं। उसकी क्या रीज़न है, आप काइंडली शेयर कीजिएगा। तो सर, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि एक तो उनको एम्बेसी का जो टेस्ट होता है, HEC का टेस्ट होता है, हेड का, वो उनको देना पड़ता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनको हेड का टेस्ट नहीं देना पड़ता। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस रेशो भी अच्छा होता है, और एम्बेसी में आपके पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा मिल जाती हैं, एक्सेप्टेंस रेशो अच्छा मिल जाता है। वेर एज एम्बेसी ट्रैक के अंदर लिमिटेड थोड़ी सीट हो सकती हैं, और आप समझ लें कि टेस्ट भी आ जाता है तो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है व्यूअर्स, जो कि मिस ने हमें मेंशन किया है। तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली पहले ही यूनिवर्सिटी ट्रैक ही जा रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एम्बेसी ट्रैक में जा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी टफ हो जाती है। बट अगेन फ़र्क आ जाता है, यूनिवर्सिटी का फ़र्क आ जाता है, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप के अंदर डिफरेंस आ जाता है। चाइना के अंदर तो एज़ यू नो मिस आंसू स्कॉलरशिप है, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, वो आ जाती है। यूनिवर्सिटी के इटसेल्फ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। बैचलर्स के अंदर लिमिटेड होती है। बैचलर्स के अंदर सिर्फ आप CSE के थ्रू जा सकते हैं। अगर हम एम्बेसी के थ्रू भी जाना चाहें यूनिवर्सिटी के थ्रू, सिर्फ CSE स्कॉलरशिप के थ्रू जा सकते हैं। बट अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें तो उसमें मास्टर्स की स्कॉलरशिप जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ साथ मिस हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रोसेस भी काइंडली बता दें कि अप्लाई करने का क्या ओवरऑल प्रोसीजर होता है, ताकि उनको आइडिया हो जाए। इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सबसे पहले, अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी करके अपना एक्सेप्टेंस लेटर दे सकते हैं, एंड देन आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ईमेल करना कंपलसरी नहीं है। आप अपने जो भी मोटिवेशन लेटर लिखते हैं या जो भी रिसर्च प्रपोजल देते हैं, आप उसको अच्छे से रेडी कर लें, तो तब भी आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर आ जाते हैं, एक मोटिवेशन लेटर आ जाता है। इसके अलावा आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है अप्लाई करने के लिए। कुछ प्रोग्राम्स में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है। देन आपको फाइनल डिसीजन बताया जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अच्छा मिस, इसके अंदर आप IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी स्टूडेंट को काइंडली बता दें। और क्या है इसके अंदर एप्लीकेशन फीस होती है यूनिवर्सिटी की? जी सर, इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी पड़ती। चाइना की 99% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि IELTS या TOEFL रिक्वायर्ड नहीं करती। आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक व्यूअर्स, ये भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। जिस तरह कि मिस ने बताया, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, हॉस्टल भी आपका फ्री हो सकता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी इंक्लूड करती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है।
और इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई गई थी। अगर आप वो भी चेकआउट करेंगे तो उससे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। ऑफिशियल वेबसाइट जाके सर्च कर सकते हैं, लिंक्स मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आप जो है अनऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इन्फॉर्मेशन ले सकें। इसी के साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कॉलरशिप है क्योंकि हंगरी यूरोप के अंदर आता है, शेंजन जोन के अंदर आता है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसी कंट्री को ऑलरेडी ढूंढ रहे होते हैं और इस तरह की स्कॉलरशिप जो है वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो हंगरी की गवर्नमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे कि आप बैचलर के प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, मास्टर्स में जा सकते हैं, आप पीएचडी के प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। आपकी ट्यूशन फीस कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि आगे हम मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस स्कॉलरशिप को विन कर लेते हैं तो फिर आपको अकोमोडेशन भी फ्री मिल जाती है, मंथली स्टाइपेंड इंक्लूड वगैरह कर रहे हैं। तो सबसे जो अच्छी बात है इसके अंदर आपको MBBS के प्रोग्राम भी मिल जाते हैं। आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, आप फार्मेसी के रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि तमाम स्कॉलरशिप्स के अंदर इस तरह से अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि CSE चाइना स्कॉलरशिप उसके अंदर भी प्रोग्राम वाइज इतनी ज़्यादा आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती। पाकिस्तान से अराउंड 200 स्टूडेंट्स हर साल इसके लिए सेलेक्ट होते हैं, जिसके अंदर बैचलर्स, मास्टर, PhD के स्टूडेंट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा बैचलर के स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मोरओवर देखा जाए तो 30 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, उनकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जिनका आगे मैं नाम भी लूँगा। MBBS प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, PMDC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप जा सकते हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ेगेत आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन आ जाती है, पेक्स यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर आप MBBS कर सकते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो सर क्या ये स्कॉलरशिप HEC के थ्रू होती है, और हमें ये भी बता दें कि इसकी क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है और क्या डेडलाइंस है कि स्टूडेंट्स कब तक अप्लाई कर सकते हैं? जी, हम इसी स्कॉलरशिप HEC के थ्रू आपको मिल सकती है। आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी इसकी डेडलाइन होती है, जिसमें आपने बिफोर 15 जनवरी अप्लाई करना होता है और इसकी विंडो कुछ टाइम के लिए ओपन रहती है। इसके अलावा मिस रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एज के होते हैं कि एज आपकी 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिस तरह की हमारी टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप की रिस्ट्रिक्शन थी, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आप 18 ईयर्स से आपकी एज अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोरओवर जो सबसे इसकी मेजर रिक्वायरमेंट है वो हैट की टेस्ट की है। बैचलर्स के लिए USAT की है और मास्टर्स के लिए हैट की टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। 100 में से 50 मार्क्स आपने लेने होते हैं और जितने आपके बेटर मार्क्स होते हैं, ऑफ कोर्स आपके इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट कराया जा रहा होता है, उसकी बेस के ऊपर फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सर बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनको यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या क्या टाइमलाइंस होती है? जी, हमें इसमें अपने स्टूडेंट्स को बताते चलूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। 750+ प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं। मोरओवर जो इसकी टाइमलाइन है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो आपकी नॉमिनेशन होती है वो फरवरी तक हो जाती है। मोरओवर जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है इसके अंदर यूनिवर्सिटी आपकी इवैल्यूएशन कर रही होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका हैट का टेस्ट भी इंक्लूड कर रहा होता है, HEC की तरफ से होता है, तो उसकी अवेलेबल जो डेट होती है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि इस टेस्ट को आप 3 दफ़ा दे सकते हैं। 3 दफ़ा में अगर आप 1 दफ़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, 2 दफ़ा इसको पास नहीं कर पाते, 3 दफ़ा भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके एक्सेप्टेंस के। इसी के साथ साथ जो आपकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है वो इंटरव्यू बेस होती है। एग्जाम आपका मैंने बता दिया, USAT और हैट है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आपकी मार्च से लेकर मई तक चल रही होती है, उस दौरान आपके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा मिस अप्रैल के अंदर आपने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड करना होता है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CSE के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट होती है, बट जो है आपका बर्सलारी स्कॉलरशिप उसके अंदर वो इतनी टफ रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपने बाद में प्रोवाइड करना होता है। बट ये आपने अप्रैल के अंदर अपना हेल्थ सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड करना होता है। जिसके बाद हमारे स्टूडेंट मोस्टली अपना वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। वीज़ा के प्रोसेस के बाद सितंबर के अंदर आपकी क्लासेस होती हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं मेंशन करना चाहूँगा मिस, कि इसके अंदर आपकी HEC के साथ एग्रीमेंट साइन होता है कि आपने पाकिस्तान वापस आना होता है। जो ड्यूरेशन आप वहाँ जाकर कंप्लीट करते हैं उतनी ड्यूरेशन आपने वापस पाकिस्तान में आके सर्व करना होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, बट अदर देन डैट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा आपको आप समझ लें कि एक हाई अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा सर ये शेंजन में भी तो आता है, अगर स्टूडेंट के पास शेंजन वीज़ा है तो वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं एक ही वीज़ा के थ्रू। बिल्कुल मिस, इस तरह है और आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। आप डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल करेंगे, स्टडी के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आप जो है ना गेन कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ साथ जो हमारी अगली स्कॉलरशिप है वो है KNB इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। इस स्कॉलरशिप में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडोनेशिया का जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, स्टूडेंट्स को ईजिली वीज़ा मिल जाता है। वैसे भी मिस आई थिंक जो स्कॉलरशिप पे जा रहे होते हैं उनको वीज़ा रेशो 100% ही होता है। मेरिट बेस्ड जितनी भी स्कॉलरशिप होती है उसके अंदर आपकी वीज़ा रेशो की कोई इस तरह से इशू नहीं आता अंटिल और अनलेस आपकी प्रोफाइल में कोई इशू है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका जो है फेक है या कोई और इशू अगर आ सकता है तो आ सकता है। बट क्योंकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है तो इसके अंदर आपकी वीज़ा की
कोई इस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वीज़ा रेशो पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जी सर बिल्कुल, और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू बैचलर्स और पीएचडी, आपके पास यहाँ पे वैरायटी ऑफ मास्टर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो पाकिस्तानी 50,000 रुपीज़ के इक्वलेंट होता है। इसके अलावा आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो रहे होते हैं। इवन तो आपको एयरफेयर टिकट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। मोर ओवर देखा जाए तो इंडोनेशिया की 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेकआउट करके स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर 200+ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। आप बैचलर्स, मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, मास्टर्स की अलग रिक्वायरमेंट है और पीएचडी की अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम एज लिमिट को देखें तो बैचलर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और पीएचडी के लिए 40 एज लिमिट है। तो मिस इसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि क्या मार्क्स की रिक्वायरमेंट जो है हाई है यहाँ पर, या कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं ना जिसके अंदर आपके मार्क्स को ज़्यादा नहीं देखा जा रहा होता, आपकी मोटिवेशन लेटर को ज़्यादा देखा जा रहा होता है, या जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उसको ज़्यादा देखा जा रहा होता है। ये काइंडली बताएं कि मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है। मोर ओवर इसके अंदर जो प्रोसेस की है वो डेडलाइन उसकी क्या है और प्रोसेस करना किस तरह होता है। सर इसमें एक स्पेसिफिक मार्क्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। आपका जो भी सीजीपीए है वो, अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। और सर एप्लीकेशंस मोस्टली जनवरी में स्टार्ट हो जाती हैं और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसके लिए आपको केएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होता है। वहाँ पर जाकर आप केएनबी ऑफरिंग लेटर को डाउनलोड करते हैं और अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें आपको केएनबी का ऑफरिंग लेटर आ जाता है। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, आपका वैलिड पासपोर्ट आ जाता है। मोरओवर अगर आपने कोई भी इंग्लिश का टेस्ट किया हुआ है, आइल्स किया हुआ है, टोफल किया हुआ है, तो आप उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं। और आपको इंडोनेशिया की एम्बेसी से एक रिकमेंडेशन लेटर देना होता है। इसके अलावा आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है आपको उनके प्रोफेसर से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा के देने होते हैं। इसके अलावा अगर आपने जॉब की हुई है तो आपको अपने एम्प्लॉयर का भी रिकमेंडेशन लेटर देना होता है। और पीएचडी में आपको आपके रिसर्च सुपरवाइजर से भी रिकमेंडेशन लेटर बना के देना होता है। इसके अलावा आपको रिसर्च में जो है वो आपको एक मोटिवेशन लेटर भी लिख के देना होता है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को गैदर करके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं और जो एप्लीकेशन का आपका रिजल्ट है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बता दिया जाता है। ठीक हो गया मिस, आई थिंक कि ये थोड़ी सी ट्रिकी स्कॉलरशिप है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस, बिकॉज वहाँ जो है प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बट अगेन जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, स्टेप्स को जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और जो स्कॉलरशिप की एक्सेप्टेंस रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है वो इटालियन रीजन स्कॉलरशिप है। व्यूअर्स को बताते चले ये स्कॉलरशिप हमारी सबकी वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट स्कॉलरशिप है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रीजनल स्कॉलरशिप में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में जा रहे होते हैं। इसके अंदर जो आपका ईयरली स्टाइपेंड है वो अप टू 9,000 यूरोज़ भी जा रहा है। डिफरेंट रीजन के अंदर हर रीजन के हिसाब से डिफरेंट आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। स्टाइपेंड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 25-26 लाख रुपीज़ बनते हैं साल के। और आपको पढ़ने के पैसे भी मिलते हैं, आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। मोर ओवर देखा जाए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन उस तरह से नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते, आपने पाकिस्तान वापस आना है, कोई इस तरह का इशू नहीं होता। आप पाकिस्तान वापस भी इजीली आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसका PSW भी होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी कोर्स में हो, मास्टर्स, बैचलर्स, PhD और MBBS के कोर्स में भी हैं, तब भी आप इस स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं। आपकी ट्यूशन फीस कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है और आपको जो है ये सब बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं ऑन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अगेन आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर आपको चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन आ जाएगा उसके बाद आप अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर इटली की तमाम यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 90+ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो सर बहुत ही कम स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आप 50 to 60% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल मिस कर सकते हैं और मैं तो कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए अप्लाई। और हम भी, अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए 2025 के लिए, जैसे एडमिशन्स ओपन होंगे आप हमारी टीम से रब्ता करें। हमारे दिए गए नंबर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट आप हासिल कर सकते हैं हमारी टीम से रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स की, और इससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि क्या आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी है आपकी या नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो सर इस तरह हम अपनी सेकंड क्लास स्कॉलरशिप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी है मैक्स स्कॉलरशिप, जो कि जापान की गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर जाती है।
और जैसे कि सर आप जानते हैं कि जापान कितनी एडवांस कंट्री है, यहाँ का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। और इसके अलावा जो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में आप मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट होती है वो 35 ईयर्स होती है। और इसके अलावा हम सीजीपी की बात करें तो आपको मिनिमम 2.3 सीजीपी रिक्वायर्ड होता है। अगर हम परसेंटेज को देखें तो आपको मिनिमम 70% रिक्वायर्ड होती है इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए। और स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी 100% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है। आपको जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 1,44,000 RMB तक का है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड क्लास एयरफेयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो बस जिस तरह के आपने बेनिफिट्स हमारे स्टूडेंट्स को बताए, तो आप ये बताएं क्या इसके अंदर प्रोग्राम्स की रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप स्पेसिफिक इन प्रोग्राम में जा सकते हैं या आपको पहले यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए? तो ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है? सर इसके लिए आपके पास प्रोग्राम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो 13 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रही हैं। आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एम्बेसी के थ्रू भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल करके पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है, देन आप फर्दर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट आपका जो कॉन्टैक्ट है वो एम्बेसी से होता है। आप एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म है उसको फिल करते हैं। देन नेक्स्ट का अपना एक टेस्ट होता है, वो आपका कंडक्ट होता है। देन फर्दर जो आपका एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट होता है, देन आपको फाइनल डिसीजन बता दिया जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए। और जब आपको एम्बेसी सेलेक्ट कर लेती है तो एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो चुकी हुई है। और स्कॉलरशिप में आपको आर्ट्स के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ती। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस होती भी है किसी यूनिवर्सिटी में तो वो टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। मोर ओवर अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है लाइक अदर स्कॉलरशिप्स। तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसने जैसे कि बताया हमारे स्टूडेंट्स को, जापान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। बहुत एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, वन ऑफ दी बेस्ट नेशंस में आता है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आपने बताया कि दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट भी है जापान का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करना चाहिए अप्लाई स्टूडेंट्स को। हम तो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बताकर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस स्कॉलरशिप में किस टाइम पे अप्लाई करना है, किस तरह की जो है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं। तो हमारा चैनल, हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से आगाह किया जाए, आपको गाइड किया जाए, ताकि आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। लास्टली जो हमारी स्कॉलरशिप है वो मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। ये भी एशिया के अंदर एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिल रही है और इसका एक्सेप्टेंस रेशो काफ़ी अच्छा है और अपॉर्चुनिटी वाइज में इसकी काफ़ी बेटर है, क्योंकि आपको ना सिर्फ मंथली स्टाइपेंड मिलता है बल्कि पीएचडी प्रोग्राम में आपको रिसर्च का अलग ग्रांट मिलता है, आपको बुक्स वगैरह का अलग ग्रांट मिलता है। मोर ओवर आपको आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशंस वगैरह जो टिकट होती है वो भी मिलती है, वीज़ा का प्रोसेस भी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट इसके अंदर एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप बैचलर्स के प्रोग्राम में जो है नहीं जा सकते, आप मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हैं। अगेन जैसे कि हमने मेंशन किया कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसके अंदर थोड़ी सा फ़र्क आ जाता है, वो ये है कि आप आइल्स से अल्टरनेटिव जो आपके टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हैं, वो भी आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है। इनकेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर भी रही है तब भी आप उसके अल्टरनेटिव जो टेस्ट होते हैं पीटी में दे दें, आप जो भी ड्यूलिंगो दे दें, लैंग्वेज सर्ट दे सकते हैं, टॉफल दे सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स कंफर्टेबली दे सकें वो आप दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल एक अपॉर्चुनिटी बन जाती इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो वो भी जो है एक्सेप्टेंस रेशो वाइज देखा जाए काफ़ी बेटर है। मलेशिया इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा एक रिच इन्वायरमेंट और रिच कल्चर वाला कंट्री है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे लोग विजिट पे भी जाते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ सर हमें इसका थोड़ा सा ओवरऑल प्रोसेस भी बता दें कि स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई किया जाए। अच्छा, वैसे इसका जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को मेल करनी होती है। यूनिवर्सिटी की इटसेल्फ जो उनका ऑफिशियल पोर्टल होता है उस पर आपने अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मलेशियन इंटरनेशनल की सेपरेट उनका जो है पोर्टल के अंदर पेज मिल जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं उनका एक सेपरेट पेज होता है, इसके अंदर आपको मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का एक सेपरेट पेज मिल जाएगा। वहाँ पर आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे जो कि कंडीशनल लेटर हो सकता है, ऑफर लेटर हो सकता है, वो आपने ले जाकर मलेशियन इंटरनेशनल ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर देना। इस तरह आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है जिसके अंदर 24 यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। मलेशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है, APU जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आपको
प्रायोरिटाइज किया जाता है अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एक्सेप्टेंस में। वो प्रोग्राम्स आपके मोस्टली जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, MBBS के अलावा जो मेडिकल कोर्सेज हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज के होते हैं, उसके अंदर आप अप्लाई करें तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं और आपको आप समझ लें कि एक्सेप्टेंस रेशियो बेटर होता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर एंड फिशरीज़ के अंदर जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स एंड इस्लामिक फाइनेंस पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, बायोटेक के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, आप जाके फाइंड आउट कर लें। उससे ये होगा कि आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी ऐसे कोर्सेज जिनको प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, यानी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से या ओवरऑल पूरी दुनिया से स्पेसिफिकली इन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट आए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ईजीली ऐसे एक्सेस दिया जाए इस स्कॉलरशिप का। तो जी सर, ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है और उनको स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल मिस, इसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड में मेंशन करना भूल गया था कि आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि 1500 मलेशियन रिंगट होता है, पाकिस्तानी 96,000 रुपीज़। आपको स्टडीज़ भी आपकी फ्री हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर रही है, टिकट्स भी मिलती हैं आपको। मोरओवर आपकी जो बुक्स वगैरह जैसे मैंने मेंशन किया, बुक्स का खर्चा भी वो आपको देते हैं। आपके इंटरनेशनल ट्रिप अगर होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर इंटरनेशनल ट्रिप भी होते हैं इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो उस केस में भी आपको वो फंड करते हैं, उसकी अलग ग्रांट्स होती हैं और जो आपका मंथली स्टाइपेंड है वो बिल्कुल सेपरेट उसके साथ आपको मिलता है। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमने आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मोरओवर हमने इन स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट्स तमाम जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किए ताकि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकें अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के हवाले से। ऑफ कोर्स हर किसी स्टूडेंट का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, सबका एक जैसा नहीं होता, तो आप अपने प्रोग्राम के रिलेटेड कोर्स को फाइंड कर लें, उसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लें, प्रोसेस को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कर लें, तो आपके लिए मज़ीद आसानी रहती है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे विदाउट सब्सक्राइबिंग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू इस चैनल के थ्रू मिलती है, हमारे कंटेंट के थ्रू मिलती है, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी वैल्यूबल राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।